नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मधु चतुर्वेदी जी की लिखी कहानी ट्रेन फिर मिलेगी। जुहू बीच, समुद्र का रेतीला तट। भोर की रश्मि तेजी से तट की ओर आती हुई समुद्र की लहरों का उफान। कितने उत्साह से न जाने कितने सपने सजोए अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती सी नजर आती है। तट से मिलने की एक आस, लहर आती है, तट से टकराती है। कई बार तो तट को तोड़ते हुए रेत को नहलाकर तट पर खड़े अजनबी मित्रों के पैर धोते हुए उनके आनंद में शामिल हो जाती है। वे ताली बजाकर उन लहरों से लिपट जाना चाहते हैं। रेत में पैरों के ऊपर अपना घर बनाने में व्यस्त बच्चों का घर तोड़ती हुई लहर उन्हें समूचा ही भिगोकर वहीं अपना दम तोड़ देती है। बच्चे खिलखिलाकर रेत के घर को भूलकर लहरों के साथ खेलने लगते हैं। न लहर से शिकायत, न रेत के घर का मोह। न लहरों का कोई वजूद है, न रेत के घर का। इतना तो यहाँ आने वाले बच्चे भी समझते हैं, यदि कुछ है तो उस क्षणभंगुर लहर और रेत के खेल से मिलने वाला आनंद। एक लहर के टूटने से दूसरी लहर का हौसला नहीं टूटता। एक लहर मिटती नहीं कि दूसरी उसी तेजी से आ जाती है। कभी सोचते हैं लहर तो अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होती। पानी बनकर फिर समुद्र में मिलती है, फिर लहर बनकर वापस आती है। समुद्र के किनारे बसे शहर मुंबई की इस रौनक में ही मुंबई की आत्मा है। कितनी सुबह कितनी शामें इस तट पर बिताई हैं। सब अपना अपना आसमान तलाशने यहाँ आते हैं। लहर और बालू के अलावा अगर कोई और खिंचाव जो हमें सुबह बिस्तर पर ठहरने नहीं देता है, हमें हर दिन उठाता, वहाँ उस समुद्र तट का हमारा दोस्त देव। देव के साथ समय बिताना शायद हमारी आदत बन गई थी। देव अपना पूरा समय वहाँ अपनी बॉडी बिल्डिंग में बिताता था। पोस्ट कंधे, मजबूत सख्त बाहें, 6 एब्स, एक एक मसल पकड़ में आ जाए। कलाई से कंधों तक फैशनेबल गुदे हुए टैटू, बड़ी अदा और डिजाइन से कटे हुए बाल और एक गर्वोन्नत माथा। मुस्कान बिखेरते होठ, एकदम मजबूत कद काठी। शरीर का कद तो नहीं मालूम, क्योंकि उसे कभी खड़े हुए नहीं देखा। खड़ा कैसे होता, उसके तो पैर थे ही नहीं। लेकिन उसके सपनों का कद बहुत बड़ा था। जो एक मशहूर नर्तक बनने के सपने लेकर मुंबई आया था। घंटों का अभ्यास, पैरों की तरह थिरकते हाथ, हाथों से नृत्य की मुद्राएं, मुद्राएं दिखाते दिखाते हाथों के बल खड़ा हो जाना, उलटना पलटना, हाथों पर झूल जाना। कितनी सहजता से सब करता, जो पैरों का काम भी हाथों से लेने का मास्टर था। हम 7 घंटे बिताते, कभी नाश्ता साथ करते तो कभी ताजे जूस पीते, कभी नारियल डाब तो कभी बन मक्खन। फरमाइश पर घर से पराठे लेकर भी कभी जाते। उस दिन बहुत हंसी आ गई। एक उम्र दराज महिला आई, लोग आते ही रहते हैं वहां। अपने मोबाइल से देव के साथ सेल्फी लेने के लिए जूझ रही थी। देव ने तत्परता से उनके हाथ से मोबाइल लिया, फटाफट कई फोटो खींची, एक जोरदार मुस्कान फेंकी और मोबाइल उन्हें थमा दिया। वो तो हतप्रभ थी कि कितनी फुर्ती और परिपक्वता है हर काम में। देव मेरे लिए खाली पृष्ठ थे जिसे हम अपनी कलम में उतारना चाहते थे। देव कैनवास था जिसमें उसे अपनी तुलिका से रंगना चाहते थे। देव प्रकृति की उन नियामतों से भरा था जिन्हें हम अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। ये कहानी शुरू कहीं और से होती है, मुंबई से इतनी दूर जहां से 2 पैर वालों को भी चलकर पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। मुंबई से एक दूसरे कोने पर बिहार प्रांत के बेगूसराय में देव अपनी कहानी शुरू करता है। मध्यम आय वर्ग की हर माँ की तरह उसकी माँ के सपने भी मध्यम ही थे। जी जान एक करके बस एक ही कोशिश की बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पा ले, अपना घर बसा ले, पर घर से दूर न जाए। पिता की मृत्यु के बाद सारी आशाएं बस यहीं तक सीमित थी। देव हंसकर बताता है, मेरे दोस्त मुझे जानते थे कि मेरे सपने कुछ और हैं। स्कूल में उस दिन मित्र ने कहा, पटना में मुंबई की कोई टीम आ रही है नृत्य संगीत टैलेंट को खोजने। तू निकल जा, यहाँ खाली पीली अपनी नाच दिखाकर हम लोगों को पकाता है। हम लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता कि तू क्या दिखाता है। अरे कम से कम तुझे अपनी औकात तो पता चल जाएगी। अगर कुछ हुनर है तो मौका है, नहीं तो जरा ढर्रे पर आकर पढ़ाई कर, सीधी सादी नौकरी ढूंढ।
मैं बेगूसराय स्टेशन पर खड़ा था। जिसने बिहार को देखा है या अखबारों में पढ़ा है तो समझ सकते हैं, वहाँ रेल यात्रा और अंतिम यात्रा के बीच बहुत थोड़ा फासला होता है। रेल में आरक्षण अमीरों के सपने हैं। अनारक्षित रेल के डब्बे में घुस पाना पूरी युद्ध नीति। जितने लोग डब्बे के अंदर होते हैं उतने डब्बे के ऊपर और उसके दुगने प्लेटफॉर्म पर, जिनकी कोशिश ट्रेन छटने तक नहीं छूटती। मेरी हिम्मत उस दिन लगभग छूट ही गई थी। ट्रेन के अंदर तो क्या, ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा था। तभी मैंने देखा, धोती कुर्ता पहने एक पंडित जी को अपने हाथ में उठाए उनके जजमान खिड़की से उन्हें अंदर ठेल रहे थे। आधा धड़ अंदर और आधा धड़ बाहर, और लगा दे हंसा। और शेर का बच्चा अंदर था। जजमान ने राहत की सांस ली कि चलो पंडित जी सकुशल अपने घर पहुंचेंगे। हमारी हिम्मत भी बढ़ी भैया। थोड़ा सा धक्का हमको भी लगा दो तो आज हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। अब तक जजमान को भी हिम्मत आ गई थी। उसी खिड़की से हम आधे अंदर तो पहुंच ही गए थे, लेकिन वहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं। बाहर से जैसे ही धक्के ने हमें अंदर पहुंचाया, मैं तो लोगों के हाथों में था और वैसे ही लेटे हुए मेरे पैरों को उन्होंने दूसरी खिड़की की ओर मोड़ा और जैसे भीतर आया था वैसे ही बाहर धकेल दिया। मैं चिल्ला रहा था, मुझे जरूरी पहुंचना है, लेकिन जब खड़े होने की जगह न हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं। हवा में शरीर और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। जब तक मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो पाता उससे पहले फिसल कर पटरी पर जा गिरा। बस उसके बाद की कहानी तो तब पता चली जब अस्पताल में होश आया। होश आने पर मैंने पाया कि मैं एकदम स्वस्थ था। कोई चोट नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। मुझे सबसे अधिक हैरानी अपने सामने खड़े उन पंडित जी के जजमान को देखकर हुई। अरे आप यहाँ, आपको कैसे पता चला? जजमान हमारा हाथ पकड़कर पास ही सिराहने बैठ गए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपने तो हमारी मदद की थी, खिड़की से भीतर पहुंचाया। अब वहां जगह ही नहीं थी तो वो यात्री बेचारों के पास हमें वापस प्लेटफॉर्म पर उतारने के चारा क्या था? मेरा पैर फिसला तो उसमें आप क्या कर सकते थे? जान है तो जहान है। फिर मिलेगी ट्रेन, माँ कहती है। जो दाता ने लिख दिया छठी रात के अंत, न राई घटे न तिल बढ़े, हुई है वही निशंक। आप मुझ अजनबी के लिए यहाँ रुके हुए हैं, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? माँ को तो पता भी नहीं है कि मैं स्कूल से स्टेशन आ गया था। कोई नहीं, अब समय पर घर पहुंच जाऊंगा। माँ की इच्छा ही नहीं रही होगी। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? जजमान एकदम चुप थे, फिर हाथ दबाकर बोले, बेटे ये वो पहला दिन नहीं है, आज उस दुर्घटना का चौथा दिन है। तुम्हारा न नाम था न पता, इसलिए माँ को कोई खबर नहीं कर पाए। बस ये समझो, थोड़ी सी कीमत लेकर भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। उस दिन जब तुम चलती ट्रेन से पटरी पर फिसले, हम सबकी जान ही निकल गई थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी सारी भीड़ बदहवास किनारे पर खड़ी थी कि बस ट्रेन गुजरे तो तुम्हें निकाले। ट्रेन तो जैसे उस दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भगवान से बस मना रहा था कि तुम्हें सकुशल बचा ले। जैसे ही ट्रेन गुजरी सब तुम्हें बचाने दौड़ पड़े। पटरी पर काफी खून था, तुम जीवित थे। शरीर से सबको तुम ठीक दिखे। सबने भगवान का शुक्र मनाया, तुम्हें हाथों में उठाया। रेलवे से एम्बुलेंस को खबर दे दी थी, लेकिन सब हतप्रभ थे। ये तो आधा शरीर है, टांगे तो हैं ही नहीं। लोग पीछे दौड़े कि कटी टांगे ही उठा ले, ऑपरेशन से शायद डॉक्टर ठीक कर दें, लेकिन वे बुरी तरह से कुचली जा चुकी थी। एम्बुलेंस से तुरंत रेलवे अस्पताल लाया गया। आज तुम सकुशल अपने होश में हो। जजमान की बात सुनने के बाद मैंने शरीर को टटोलना शुरू किया। एक अजीब सा भय था, इस सच को कैसे स्वीकारूंगा। जजमान ने हाथ छोड़ दिया था। दोनों हाथ शरीर पर फिसल रहे थे, सीने से कमर तक, कमर के नीचे। बस इसके बाद शरीर खत्म। इतना छोटा हो गया मेरा शरीर। घबराकर हाथों को पीछे खींच लिया। जजमान ने बताया कि ऑपरेशन तो उसी दिन कर दिया था, लेकिन इंजेक्शन देकर लगातार सुलाए रख रहे थे, जिससे तुम मानसिक तौर से थोड़े मजबूत हो जाओ। इतनी भयावह सच्चाई मेरे सामने थी, लेकिन न मेरी चीख निकली न आंख से आंसू। मैंने क्या खो दिया था? वो बात अब बेमानी थी। अब तो बस हकीकत ये थी कि जो बचा है उससे जिंदगी कैसे शुरू करना है। भगवान ने कैसा बढ़िया न्याय किया है, जो लिया है उसके लिए कोस भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर उसने पटरी से मौत को उठाकर जिंदगी में भी तो बदला है।
बस अब आपका सबका आशीर्वाद होगा तो मेरी वो अधूरी यात्रा मुंबई पहुंचकर ही पूरी होगी। हाँ, आप जिन पंडित जी को पहुंचाने आए थे, वो सकुशल पहुंच गए। जजमान हंसने लगे। बेटा, वो भी बिल्कुल वैसे ही दूसरी खिड़की से घुमाकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिए गए। बस शुक्र करो कि ट्रेन खड़ी हुई थी। हमने पूछा, आप उतर क्यों आए? बोले, भैया मुंह तो डब्बे की धरती तक न छू पाया। उन्हन सबन ने मोए हाथ में ज्यों का ज्यों डब्बे में घुमाकर प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। जजमान हमें हमारे घर तक छोड़ने आए। माँ इतनी स्तब्ध थी कि इस दुर्घटना में बस बेटे को जीवित वापस अपने पास देखने से बड़ा कोई सपना अब उसके सामने नहीं था। कोई डांट नाराजगी नहीं थी। ट्रेन फिर मिलेगी, माँ ने कुछ भी नहीं कहा। वो मानने लगी थी कि इस दूसरी जिंदगी पर उनका कोई हक नहीं है। जिसने वहां से बचाया है तो आगे भी बचाएगा। हमारे अंदर कुछ भी खोने का भय अब खत्म हो चुका था। उसके बाद के सफर के तो आप सहयात्री हैं। आज समुद्र तट पर भोर सवेरे कुछ अलग भीड़ थी। शूटिंग चल रही थी। डांस इंडिया डांस एपिसोड की टीम देव के डांस और बॉडी बिल्डिंग के करतब कैमरे में कैद कर रहे थे। रोज आने वाली सुबह की भीड़ भी आज अपना टहलना छोड़कर मंत्रमुग्ध देव की करतबों से विमोहित थे। अपनी यात्रा के संबंध में बताते हुए देव के चेहरे पर एक गर्व था। उसने बोलना शुरू किया, डांस में महारत हासिल करना मेरा सपना था और मैं अकेला फिर घर से निकलकर मुंबई पहुंच गया। इसी रेत पर मैंने सपने बुनना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हमने अपने हाथों को अपने पैर बना लिया। डांस किसी से नहीं सीखा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला गाता हूँ और आज जो हूँ आपके सामने हूँ। अपनी यात्रा के संबंध में बताते हुए देव के चेहरे पर एक गर्व था। उसने बोलना शुरू किया, ये मुंबई माया नगरी है। इसमें बड़े बड़े सपने दफन भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे लोगों से बहुत प्यार और सहयोग मिला। बहुत बार लोगों ने मुझे समझाया, तुम एक नौकरी के साथ भी ये सपने पूरे कर सकते हो। मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ, लेकिन उतना ही जो मुझे मेरे डांस में मदद करे। एक बहुत रहस्य की बात आज आपको बताऊं। जब मेरे दोनों पैर ठीक भी थे तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन अपने मन में तय कर लिया था कि मैं सिर्फ डांस ही करना चाहता था। मैं ये जानता था कि पढ़ाई कर लूंगा तो नौकरी के विकल्प हर बार हौसले को तोड़ेंगे। विकलांग कोटे में सरकारी नौकरी के लुभावने आरामदेह विकल्प हमें कहीं और पटक देंगे। मुझे अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो ये डांस ही मेरी दुनिया है। मैं किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई योग्यता नहीं हासिल करना चाहता जो मुझे मेरे सपने से दूर कर दे। मुझे डांस के सिवाय कुछ ना आना ही मेरे पंख हैं, जो हर मुश्किल में मुझे उड़ान भरने के हौसले देंगे। अब आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरा ये हौसला कभी न टूटे। मुझे सरकारी बैसाखी नहीं, आपकी तालियां चाहिए। मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे देश के हर भाई की, जो अपने सपने रखता है, मैं हिम्मत बन सकूं। इस समुद्र के तट ने मुझ बेसहारा को आश्रय दिया। बस एक दिन इस लायक बन सकूं कि अपनी माँ को यहाँ मुंबई लाकर अपने साथ रख सकूं। एक ट्रेन छूटती है तो दूसरी ट्रेन मिलती ही है, भरोसा रखिए। अभी आप सुन रहे थे जिंदगी को जोश और जज्बे से भर देने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी, ट्रेन फिर मिलेगी, जिसे लिखा है मधु चतुर्वेदी जी ने। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।